नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। आज हमारे साथ हैं संतोष रेणु यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया पे देखते हैं, इनके कई भाषण, इनके कई स्पीच, इनके कई वक्तव्य सोशल मीडिया के कई हैंडलों पर वायरल होते हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से भी बात कर सकते हैं और कई मुद्दों को हम टच अपॉन करेंगे और आप लोग देखिएगा कि किस तरह से बात आगे बढ़ती है। संतोष रेणु यादव जी, अभी तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली की, जनसभाएं की, रोड शो किया। क्या इम्पैक्ट लग रहा है कि लोकसभा में बदलाव ला पाएंगे? आप तो खुद ही कवर कर रहे थे, मैं आपको भी देखा। जी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने पूरे बिहार को कवर किया है उनकी रैली के माध्यम से, उनकी इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। तो पूरे बिहार में जिस प्रकार का एक असंतोष, अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो गया था, जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं उनकी नज़रों में नेताओं के प्रति कि पता नहीं कब कौन नेता को हम मंत्री देखेंगे, कब कौन विपक्ष में कब बैठ जाएंगे। और वो एक एक होता है ना कि मान लीजिए। अस्थिर सरकार को हाँ, लेकर के हाँ, लोगों में हाँ। असंतोष था। तो वही एक विश्वास का माहौल बनाने के लिए, और अपने मतदाताओं को विश्वास दिलाने के लिए कि आप घबराइए नहीं, तेजस्वी अभी है और आप सबके सहयोग से पुनः सरकार बनाएगी। वो सरकार बनाएगी जो 17 महीनों में जिस प्रकार से आपको रोजगार दिया, नौकरी दिया, बिहार को आगे बढ़ाया, जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके बात किया, और विपक्ष को भी मंदिर और मस्जिद की राजनीति से विकास की राजनीति की तरफ बात करने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया। वो सरकार फिर से आएगी। वोटिंग का एजेंडा चेंज किया बेसिकली। हाँ, चेंज किया। जो होता था ना, एक लोग बोलते थे कि बिहार में जाति के नाम पे वोट मिलता है। तो तेजस्वी यादव ने दिखाया कि कोई पर्टिकुलर कास्ट सिर्फ उनको नहीं सपोर्ट कर रहे। हम्म। हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग अब तेजस्वी यादव को। आपको टोकेंगे, लेकिन एक एक ये भी बात है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। लोगों की जो भीड़ होती है वो राष्ट्रीय नेता को देखने के लिए भी आते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव में भी ये भीड़ थी या वोट में कन्वर्ट होने वाली भीड़ थी? ये वोट में कन्वर्ट होने वाली भीड़ थी। आप इन चीज़ों को देखेंगे, आप देखे होंगे कि यूथ जो है हम्म। बहुत भारी संख्या में तेजस्वी जी को सुनने के लिए आए थे, तेजस्वी जी को देखने के लिए आए थे। और जो वोट का जो परसेंटेज जो होता है, वो अगर अगर किसी में ताकत है चेंज करने की, तो वो यूथ में होती है। क्योंकि आज के डेट में ना सोशल मीडिया का दौर है। हमारे हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है। जो यूथ जो है वो देश दुनिया को प्रतिदिन देख रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वही आज जा कर के घर में अपने माता पिता, अपने जो भी उनके गार्जियन हैं, उनको वो बताते हैं कि हाँ अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। और उनके ही अनुसार अब कहीं ना कहीं जो प्रौढ़ लोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो यूथ के अनुसार ही अपनी मेंटलिटी सेट करते हैं। और तो हम कह सकते हैं कि ये जो भीड़ तो कह नहीं सकते, ये जन सैलाब, जन समंदर की तरह ये दृश्य था, और जन सैलाब थी। और निसंदेह वो तेजस्वी यादव जी को वोट करने वाले ही लोग थे। जो लोग नहीं भी वोट करते थे, जो लोग पिछली बार नहीं भी वोट किए थे, वो लोग भी नज़दीक से तेजस्वी यादव जी को देखने के लिए आए थे। हम्म। और उन्होंने भी अब मन बना लिया कि मुझे भी तेजस्वी ही चाहिए। अब तो फिर लालू यादव को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी वाले। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। पीएम मोदी पर इन्होंने टिप्पणी की, रैली में भाग ले रहे हैं, ये बेल पे हैं। तो लालू यादव तो फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भाजपा वाले संज्ञान लेने के लिए अगर कह देंगे, तब तो आधा से ज़्यादा भाजपा ही जेल में चले जाएंगे। हम्म। अजीत पवार जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, नारायण राणे जी, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, क्या क्या घोटाला। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए बीजेपी कहे
किस्मत मनाओ आप कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिए ना, तो फिर आपकी आधी पार्टी जो होगी ना, वो जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहां पे होगी। और जहां तक लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने की जो बात बीजेपी कर रही है, तो कोई नई बात करे, वो तो हम लोग जानते हैं। वो तो प्रतिदिन बीजेपी वाले सोचते रहते हैं, एनडीए वाले प्रतिदिन सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव पॉलिटिकल प्रोफेसर है, किंग मेकर है। और ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आपने देखा होगा जन विश्वास महारेला के दौरान जी। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मोदी जी के परिवार के ऊपर बिल्कुल सटीक बातें कही उन्होंने कि भाई परिवार को सम्मान दो। जब हम अपने खुद के ही परिवार को सम्मान नहीं देंगे, तो हम दुनिया को क्या सम्मान दे पाएंगे। तो अब क्या हुआ कि एक एक शब्द बीजेपी के अंदर ऐसी खलबली मचा दी कि तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि जब वो नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं लालू यादव, उसी मंच पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं जिनकी माता ईसाई, जिनके दादाजी पारसी हैं, उनको वो क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किस धर्म को मानेंगे। हम्म, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में ये जी। लिखा हुआ है, वो अधिकार हमें देती है। तो राहुल गांधी जी का जितना भी क्रियाकलाप आपने देखा होगा, वो चंदन लगाना या मंदिर में जाना, मस्जिद में भी जाना, हर जगह जाना, मोदी जी अगर बहुत बड़े सनातनी हैं, तो लालू जी के एक शब्द का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। हर चीज में राहुल गांधी जी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, उन्होंने ना, कभी नहीं जनेऊ कहा। तो ऊपर से वो भी पहनता है। देखिए अच्छी बात है ना, हम्म, वो हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हमारी खुद की अभिरुचि होनी चाहिए। जी। ये तय बीजेपी वाले लोग थोड़े करेंगे। हम्म, लेकिन जब आप सनातनी की बात करते हैं, जब आप हिंदू की बात करते हैं, जब आप हिंदू राष्ट्र की कभी कभी बात भी बीच में कर रहे थे, हालांकि अब जब देख लिए कि जनता अब आड़े हाथों ले रही है, तो वो मुद्दा थोड़ा सा हिंदू राष्ट्र का मुद्दा पीछे हटा है ना। आप जब सनातनी की बात करते हैं, तो आप तो कम से कम बन के दिखाइए ना। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गवासी माता श्री, मैं प्रणाम करता हूँ उनकी पवित्र आत्मा को, वो जब इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, तो सनातन धर्म में कम से कम इतना तो है ही ना, क्रियाक्रम तो है ही ना। हम्म, या वो सनातन धर्म को इसका मतलब नहीं मानते नहीं। मोदी जी? अगर मानते, सनातन धर्म जो यहाँ है वही तो गुजरात में भी है ना, वही पूरे वर्ल्ड में होगा। हम्म, ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के लिए अलग क्राइटेरिया बन गया सनातन धर्म का। नहीं। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान तो इन्होंने किया। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कह देने से, वोट लेने के लिए। तो आप लोग बचाइएगा ना लालू यादव जी को जेल जाने से। और 142 करोड़ की आबादी लालू जी के साथ है, 14.25 करोड़ के बिहारवासी लालू जी के साथ है। और यहाँ तक कि हमारा ऐसा मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी के भी जो परिवार हैं, वो भी लालू जी के साथ अच्छा जी। है जी। तो नरेंद्र मोदी के परिवार तो अब सारे जो मंत्रिमंडल है वही मोदी का परिवार हो गए। अब सभी लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे अपने बायो में, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी धर्मपत्नी को भी उस परिवार में जगह दे देते हैं। उम्मीद उम्मीद ये करते हैं, हालांकि लग तो नहीं रहा कि होगा, लेकिन काश उस परिवार की लिस्ट में अपनी धर्मपत्नी को भी जगह दे देते, जिस धर्मपत्नी के साथ अग्नि देवता के समक्ष 7 फेरे लिए थे कि 7 जन्मों का ये बंधन निभाएंगे। हम्म, ये भी सनातन धर्म की बात है, लेकिन ये नहीं निभा पाए। और यहाँ तक कि पहले तो ये खुद को शादीशुदा भी नहीं बताते थे,
ये तो जब 2014 में जब हलफनामा में। वहां पे फिर पता चला। तो आप लोग बिहार में चिराग पासवान को जगह देंगे कि नहीं? हमें बड़े भाई हैं वो, हम्म। चिराग पासवान जी बड़े भाई हैं और बड़ा सम्मान करते हैं उनका। उनकी जो पार्टी है श्रद्धेय आदरणीय रामविलास पासवान जी की एक समाजवादी विचारधारा की नींव से बनने वाली पार्टी है। और हम तो देखे हैं कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को बीजेपी वालों ने अपमानित किया। दिल्ली में जब वो नहीं रहे तो उनकी तस्वीर को रोड पे फेंक दिया था बीजेपी वालों ने। तो तकलीफ तो हुई कि हमारे नेता के साथ ऐसा किया गया। और इस दृश्य को अ, बड़े भाई चिराग पासवान जी भी देखे होंगे। तो उम्मीद है और बहुत सारी बातें हैं कि अ, किस प्रकार से, चूंकि चिराग पासवान जी भी एक SC ST समाज से आते हैं और बहुत ही प्रबुद्ध नेता है। किस प्रकार से मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंग रेप किया गया उत्तर प्रदेश में, जो कि SC ST समाज से आती थी बच्ची। हम गए थे वहाँ पे हाथरस में। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपने देखा कि एक SC ST समाज के हमारे भाई के सर पे आपने देखा होगा सब सारा चीज़। तो सब कुछ वो भी देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि सीट का जो बंटवारा का जो अभी उलझन है, आज चिराग पासवान जी के पास 6 से 7% वोट तो है निश्चित। उनके पास, तो लगभग हर एक विधानसभा में 10,000 वोटर है ना, उनके कास्ट के हैं। उनके कास्ट के। निश्चित। तो और आज नीतीश कुमार जी के पास कितने परसेंट वोट है? वो भी पहले था 15 से 16%, लेकिन वो भी घट करके अब 6 से 7% पे आ गए वो भी। तो सीटों का जब बंटवारा होता है तो बीजेपी को यहाँ पे भी जस्टिफाई करना चाहिए। जब एक तरफ 6 से 7% वाले को आप 12 सीट 15 सीट देंगे, तो दूसरे तरफ 6 से 7% वालों को आप क्यों नहीं देंगे? हम्म। उनको आप 4 से 5 वो से तो 6 सीट। मुख्यमंत्री रहे हैं 18 साल, इसीलिए उनका। आप मुख्यमंत्री रहें या प्रधानमंत्री रहें, हम्म। आप लोगों में कितना विश्वास जता पाए हैं, लोग आपके ऊपर कितना विश्वास जताते हैं। लोकतंत्र में आप कितना बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार प्रधानमंत्री रहे, मायने ही नहीं रखता। मायने रखता है जन विश्वास। जन विश्वास, लोग आपको कितना वोट करते हैं। लोकतंत्र में आपकी ताकत क्या है वो वोट के आधार पर पता चलती है। तो कितना वोट मिलेगा इस बार राजद को लोकसभा में? हमें लगता है कि बीजेपी का खाता एक आध वो खुल जाए, ये बहुत होगा। बहुत बहुत आप। बहुत होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। आप जन विश्वास यात्रा में आपने देखा होगा कहाँ पे वो तो का 40 में 40 सीट सम्राट चौधरी बोल रहे हैं लाएंगे। ये सम्राट चौधरी तो बोलवे करते हैं, खाली कुछ करते थोड़े हैं। हम्म। इसीलिए तो उनको हाफ डिप्टी CM बनाया लोग, इसीलिए बनाया। ले लीजिए, कह रहे हैं कि कुशवाहा के किसी बेटे को डरने की जरूरत नहीं है, अब कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बन गया। आप कह रहे हैं कि वो खाली बोलते हैं। आप ये बताइए कि कुशवाहा समाज के हम मानते हैं, बड़े आदर्शवादी हम मानते हैं, जिनके आदर्श पे लोग चलते हैं, खास करके कुशवाहा समाज के लोग, जगदेव बाबू को। जी। जगदेव बाबू ने जो बातें कही थी, आपको भी पता है, हमको भी पता है, और कुशवाहा समाज के जितने भी हमारे भाई हैं बहन हैं सबको पता है। तो क्या जगदेव बाबू के आदर्शों पे चल रहे हैं सम्राट चौधरी जी? क्या वो चल रहे हैं? हम लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नींव को बढ़ाते चले जाएंगे। और सम्राट चौधरी जी कितनी भी ताकत लगा लें, हम्म। हमारे कुशवाहा समाज के जितने भी हमारे भाई बहन, वो जगदेव बाबू को नहीं भूलेंगे और सम्राट चौधरी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जगदेव बाबू भी, जहां सम्राट चौधरी जी हैं ना, हम्म। उन्हीं से लड़ाई लड़ करके और समाज को न्याय दिलाए थे और अंततः शहीद भी हो गए। तो ये तो सम्राट अशोक जी को भूल गए। ये तो अपने आप को कभी किसी का वंशज बताने लगते हैं, कभी किसी का वंशज बताने लगते हैं। पहले सम्राट चौधरी जी को ये बोलिए कि वो ये स्पष्ट करें कि वो रियल में किसके वंशज हैं।
जहाँ तक अगर शकुनी चौधरी जी का। शकुनी चौधरी जी कहाँ के प्रोडक्ट हैं? राजद गए। कहाँ के प्रोडक्ट हैं? हम तो बड़ा सम्मान करते हैं शकुनी चौधरी जी को। अ, बहुत बहुत प्रबुद्ध नेता, लेकिन ये साबित हो गया कि आप कितना भी बढ़िया नेता हो जाइए, कितना भी बढ़िया आदमी बन जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला जनरेशन जो है वो सही ही निकलेगा। कहीं न कहीं आदरणीय शकुनी चौधरी जी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाए, उनको सही तरीके से सही इन्वायरमेंट में रखना चाहिए था इनको। बात पे अड़िग नहीं रहते ना, हम्म। बात पलट जाती है, कभी मुरेठा बांधने की बात करते हैं। अरे बीमारी होगा आपको तो अब इसको पॉलिटिक्स में क्यों ढाल रहे हैं? पॉलिटिकल रूप क्यों दे रहे हैं? बोलिए, पहले मुरेठा संभाल के रखने के लिए, या मुरेठा खुलेगा क्या होगा? तो बोले कि जाएंगे अयोध्या में, वहीं मुरेठा खोलेंगे। अकेले जाएंगे क्या, या हमारे 14.25 करोड़ बिहारी भाइयों को भी घुमा दें? आप निवेदन कर दीजिए, घुमा देंगे शायद। नहीं अब उप हम तो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ये उप मुख्यमंत्री में भी हाफ हैं, हम्म। कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, सुनने में आया दोनों व्यक्ति। अच्छा। व्यक्ति जैसे एक एक पद जो है ना, उस पे एक व्यक्ति के पास ताकत नहीं है उस पद को संभालने की। उप मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, भाजपा वाले लोग मान गए, भाई तेजस्वी बब्बर शेर है, वो अकेले संभाल लिया। भाजपा में कोई बब्बर शेर नहीं है जो अकेले संभाल ले, इसीलिए दो दो को बिठाया। या जाति का संतुलन बनाने के लिए दो को बैठा है। दोनों जातियों का अपमान कराई बीजेपी वालों ने। हम्म। विजय सिन्हा जी को दे देते, कोई दिक्कत नहीं था, या तो सम्राट चौधरी जी को दे देते। जो भी सम्राट चौधरी जी जिस जाति से आते हैं वो भी दमखम रखने वाली जाति है। विजय सिन्हा जी जिस जाति से आते हैं वो भी दमखम रखने वाली जाति है। तो इसीलिए तो दोनों को साधा गया ना। इसीलिए हाफ अप कर दिया गया ना, हम्म। मैंने दोनों जातियों का अपमान कराया गया कि एक कुर्सी को संभालने के लिए दो दो जाति को लगना पड़ रहा है, जिसको तेजस्वी यादव अकेले संभाल रहे अकेले संभाल रहे हैं। तो ये अपमान बीजेपी वाले सिर्फ अपमान कराते हैं। किन्हीं को देते आप, भूमिहार भाई को देते या कुशवाहा भाई को देते, किन्हीं को देते। हैं। अच्छा, भविष्य में संतोष रेणु यादव जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या कहीं से? वक्त बताएगा। जो हमारे गार्जियन है, अगर तैयारी तो रखते होंगे आप। तैयारी, हम पूरे बिहार घूमते रहते हैं, जहाँ से भी आदेश दे देंगे हम जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। बाकी भविष्य को कौन जानता है, पब्लिक है, सम्मानित जनता है, उनके आवाज़ को मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं, उनके पीड़ा को समझते रहते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके दुख का साझेदार बने। और जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत ही हम आगे भी रहना चाहेंगे। वही विचारधारा कि किसी का शोषण ना हो, चाहे कोई हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, उनका शोषण मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए हमारे देशवासियों के लिए। चूंकि आप भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पिछले 2-3 दिन से यह खबर, पिछले शनिवार से ही कहिए, यह खबर बहुत ज्यादा चल रहा है कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, फिर उन्होंने उसको ना कहा। बंगाल से आसनसोल से कुछ आवाजें उठी जिसके कारण शायद वो बैक हुए या बीजेपी ने बैक किया। इस पूरे मुद्दे को संतोष रेणु यादव कैसे देखते हैं, चूंकि पवन सिंह आरा के, भोजपुरी के लग टॉप स्टार माने जाते हैं। पवन सिंह का जन्म भले ही आरा में हुआ हो, लेकिन पवन सिंह आज इंटरनेशनल स्टार है। जी। विदेशी पब में, क्लब में उनका जो लॉलीपॉप जो गाना है, वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से बजता है, और उस पे विदेशी लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। पवन सिंह के इस डिसीजन के बाद अगर कोई लोग बोलते हैं कि बंगाली महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने गाना गाया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग गाए,
यूपी बिहार लूटने मैं तो आई हूँ यूपी, ऐसा कोई सब कुछ विवाद था सब, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो कला के क्षेत्र में ये सब चीज़ें जो है ना, ये उचित नहीं होता है ना। कोई कोई लोग बोलता है कि हम बॉम्बे लूटने आ गए, कोई लोग बोलता है हम दिल्ली में कब्जा करने आ गए। पवन सिंह के प्रति जो आपका ये सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप एनडीए को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं नहीं, क्या? नहीं, हम्म, एनडीए को हम सपोर्ट करेंगे कैसे? सोच कैसे ली? आप ये बताइए कि जिस एनडीए ने पवन सिंह को अपमानित किया, और पवन सिंह भी भोजपुरी से आते हैं और हम भी कहीं ना कहीं भोजपुरी से आते हैं, मगध में हमारा जन्म हुआ, भोजपुरी गाए, मैथिली अंगिका, हरियाणवी, हिंदी गाए। आप कम से कम ये तो देख लिए ना कि भोजपुरी में ऐसे भी कलाकार हैं जो बीजेपी को भी झुका सकते हैं अपने कदमों के नीचे, बीजेपी को घुटने पे खड़ा कर दिया, घुटनों पे खड़ा कर दिया पवन सिंह ने। और इसी को बोलते हैं भोजपुरी सुपरस्टार, इसी को बोलते हैं भोजपुरी सुपरस्टार। देखे नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, सब लोग बेचैन हो गए। और पवन सिंह जैसा मिजाज कुछ हम भी रखते हैं, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। क्योंकि पवन सिंह को पता है कि पूरे देश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये अलग चीज है कि गोदी मीडिया या एडवर्टाइजमेंट के तहत बीजेपी को बाहर से चमकाया जा रहा है, अंदर जो हालत है ना, बिल्कुल खोखली हो चुकी है, कुछ है ही नहीं अंदर में। तो पवन सिंह इस बात को भली बात ही जानते थे, और पूरे देश में बीजेपी की हालत खराब है। और उसमें भी अगर हम आसनसोल की बात करें, जहां पे बीजेपी का रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं रहा है, वहां पे कांग्रेस जीती, लेफ्ट जीती, टीएमसी जीती। बीजेपी में जब बाबुल सुप्रियो जी आए जी। तो उन्होंने वहां पे उस सीट पे फतह हासिल किया, 1,90,000 वोट से वो जीते बाबुल करेक्ट। सुप्रियो जी। 1,90,000 वोट से वो जीते कब? जब वो खुद भी बंगाली थे, वो वो भी भी सुपरस्टार थे। वही सुपरस्टार थे, बॉलीवुड सुपरस्टार थे, वो भी गायक सुपरस्टार, बंगाली थे। एक और फैक्टर, अब उसके बाद वो मंत्री बनाए गए थे बीजेपी में, और मंत्री बनाए गए उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को धक्का मार दिया। कुछ न कुछ तो आभास उनको हुआ होगा। उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को नकार दिया और नकार करके टीएमसी ज्वाइन किया, जी। और टीएमसी से फिर वो जाकर के विधायक बन के मंत्री। विधायक से मंत्री बने। जी। बाय पोल जब हुआ तो बाय पोल में शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी वहां पे 2,80,000 वोट से जीते। बाबुल सुप्रियो जी 1,90,000 वोट से जीते थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी 2 लाख। 2,80,000, मतलब 90,000 और ऐड हो गया। कहाँ जगह है बीजेपी का? बीजेपी लॉलीपॉप दिखाना चाहती थी पवन सिंह को, जिसने लॉलीपॉप पे पूरी दुनिया को नचाया। बीजेपी उसको लॉलीपॉप दिखाना चाहती थी, लॉलीपॉप थमाना चाहती थी। पवन सिंह बब्बर शेर की तरह बता दिया कि भोजपुरी का जो सुपरस्टार है ना, वो सब मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ नहीं हो सकता, जो चापलूसी करने में माहिर है। भोजपुरी में पवन सिंह भी एक पीस है। और बहुत अच्छा लगा, पवन सिंह के साथ पहले भी धोखा किया बीजेपी 2019 में। पवन जी तो लाइव आकर के और अ, आप लोग के समक्ष तो बोले। 2014-16 से सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं बीजेपी का पवन सिंह। हाँ, तो वही हम करें ना। उन्होंने 2019 में लगभग लगभग मुझे लगता है कि 80 प्लस रैलियां की, 20 प्लस रोड शो किया उन्होंने, और उसके बावजूद बीजेपी ने क्या किया? पवन सिंह को धोखा दिया था 19 में। और उसके बाद पवन सिंह की पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए एक और साजिश रचा और आसनसोल से टिकट दे दिया। आसनसोल से खुद नरेंद्र मोदी जी जीत सकते हैं क्या? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। तो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। देखिए, लोकप्रियता अलग चीज है हम्म, और वोट लेना अलग चीज है।
किस बिहाफ पे उनको वोट मिलेगा? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। तो बनारस में किस बिहाफ पर उनको वोट मिल रहा है? इस बार देखिएगा ना, हम्म, इस बार देखिएगा, बनारस को वो क्योटो बना रहे थे। पता नहीं बनारस को क्योटो बना पाए या नहीं बना पाए, लेकिन बनारस की सड़कें ऐसी बन गई जिस आप पे, गए हैं कि नहीं हाँ बनारस? गए हैं, गए हैं। बनारस की सड़कें ऐसी बन गई जिस पे सही तरीके से टोटो भी नहीं चल सकता। क्योटो क्या बनाएंगे? ऑटो टोटो भी नहीं चल रहा है सही तरीके से, ये बनारस की। तो कहने का मतलब कि सिर्फ गफलेबाजी करने से, जुमलेबाजी करने से पब्लिक आपको वोट नहीं देंगे। पब्लिक समझ चुकी है कि मंदिर, मस्जिद, राम, श्याम, अल्लाह, गुरु नानक देव, यीशु मसीह, इसी लोग के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष बोले थे, इन्होंने नहीं दिया। तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर थी उसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया। नौकरी कहाँ से आप देंगे? रेलवे को निजीकरण कर दिया, एयरलाइंस को निजीकरण कर दिया, बैंकों को आपने निजीकरण किया। जिस बैंकों को 1982 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा गांधी जी। अब बताइए कि उन बैंकों को ये निजीकरण कर दिए। सेल, गेल, भेल, सब कहाँ से नौकरी लाएंगे आप? 15 लाख रुपए की बात आपने की थी, काला धन की बात की थी आपने। काला धन कहाँ गया? काला धन हमें लगता है कि ये काला धन की जो बात कर रहे थे ना, इनका निशाना गरीब गुरबे के मवेशियों पे था। पहले पशुधन योजना एक चलती थी कांग्रेस के समय में, और पशु पालने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से फंड मिलता था। और काला धन जो ये बोले ना कि काला धन पे हम छापेमारी करेंगे, काला धन को दूर करेंगे, हमें लगता है कि ये काला धन हमारे भैंस को समझ रहे थे। और सच्चाई बात है, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ सच्चाई बात। आप बताइए, किसानों के पास उन्नत बीज नहीं है। एमएसपी के लिए किसान हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम्म, उन्नत बीज नहीं है, खाद नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। किसान का एक बहुत बड़ा पूंजी होता है और जीविका का साधन हम कह सकते हैं भैंस, गाय भैंस, जिसकी दूध बेच करके वो किसी तरीके से नमक रोटी का जुगाड़ करते हैं। उस पे भी जो सब्सिडी मिलती थी कांग्रेस के समय में, वो सब्सिडी भी इन्होंने वापस ले लिया। ये तो बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का भोजन दिया। अरे भाई साहब, 80 करोड़ लोगों को आप भिखारी बना दिए और इसमें अपने आप को वाहवाही आप बटोर रहे हैं। पहले हमारे यही 80 करोड़ जो किसान थे वो अनाज उगाते थे और अपने देश के लोगों को तो खिलाते ही थे, दूसरे देश में भी अनाज भेज करके उनके भी बाल बच्चों को पालते थे, पोसते थे। आज उनके बाल बच्चों को दाने दाने को मोहताज बना दिया आपने। अर्थव्यवस्था कहां चली गई? अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना हमारा बहुत सारा जमीन ऑक्युपाई कर लिया। जो कहते थे 370 की बात जो करते थे, 370 हटाएंगे तब तिरंगा फहराएगा, ये करे, वो जाकर के 2-4 तिरंगा फहराए होंगे। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर गए तो लाखों तिरंगा एक बार में फहरा तो वो दिया। तो उन्हीं का देन है। वो क्लेम कर रहे हैं कि जब हमने 370 हटाया, यहाँ शांति व्यवस्था बहाल किए, तभी तो राहुल गांधी आके बहन के साथ बर्फबारी खेले। आप ये बताइए, आप ये बताइए, मोदी जी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कच्चे हैं, कच्चे हैं। और शायद हमें लगता है इसीलिए आरएसएस वालों ने इन्हें प्रधानमंत्री के लिए चुना, क्योंकि बहुत मैच्योर आदमी को भाजपा में जगह नहीं मिलती, बहुत अच्छी जगह। मतलब आपका इशारा है कि आरएसएस ही चलाती है? आज थोड़े जान रहे हैं, और हम्म, सिर्फ हम ही थोड़े बोलते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तमाम जो लोग हैं, अभी तो सुब्रमण्यम साहब भी बहुत स्पष्ट बोल दिए। स्वामी सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया सब कुछ बातें। वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया, तो अंगूर खट्टे हैं नहीं मिला, तो इस वजह से वो बोल रहे हैं। हो सकता है दूसरी भी बातें होंगी, दूसरी भी बातें हो सकती है ना। जैसे भाजपा वाले बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया इसलिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि जो हम लोग जो सोच रहे हैं वो भी बात सही होगा, अच्छा जी। वो भी बात सही हो सकता है ना।
ये थोड़े है कि जो भाजपा कहती है वही सही होता है। आज तक भाजपा ने जो कहा वो तो एक भी बात सही नहीं हुआ। भाजपा बोली थी कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, मणिपुर में मिला क्या? भाजपा बोली थी राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, वो तो कह रहे हैं हमने पूरा किया। 370 हटाएंगे? हम्म, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसके पास विशेषाधिकार है। है। फिर जम्मू कश्मीर पे ही क्यों? फिर जम्मू कश्मीर पे ही क्यों? सिर्फ राजनीति करने के लिए? और 370 हटाने के पहले जम्मू कश्मीर में जिन पार्टियों के ऊपर कटाक्ष करते थे भाजपाई लोग, उन्हीं के साथ फिर गया नहीं गए? महबूबा मुफ्ती। गए या नहीं गए? तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अब लोग स्पष्ट इस बात को जान चुके हैं कि ये जुमलेबाज लोग हैं। ये सिर्फ किसी का डीएनए देख सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का डीएनए भी टेस्ट किए थे ना, और उस समय पूरा बाल नाखून क्या क्या सैंपल भेजा गया था आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, जी। पैक करके के डीएनए टेस्ट करो। अब तो खुद पूरा बाल सहित पहुंच गए उधर। अब तो बढ़िया से डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए उनको। जी। तो ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव, जिन्होंने प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक की हर एक सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और पर्सनालिटी के साथ और बिहार की अन्य खबरों के साथ, जिससे जुड़ी होगी बिहार के विकास की बात। धन्यवाद।